सो गाइस, स्वागत है आपका हमारे आज की एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ। मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ। द क्वेश्चन इज दिस। तो मेरा आपको मेरे बारे में बताने का सिर्फ ये रीज़न है कि अगर आप मेरा कंटेंट देखते हो या देखना चाहते हो या देखने वाले हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जिसको भी देख रहे हो वो बंदा कौन है, क्या उसकी स्टोरी है, ताकि आप मुझसे कनेक्ट कर पाओ, मुझे समझ पाओ, मुझे जान पाओ, मेरे बारे में जान पाओ और मेरा कंटेंट एंजॉय कर सको। जैसे एग्जांपल के तौर पे ऐसे लेते हैं कि आप एक मूवी देखने जा रहे हो और आपको मूवी के बीच में बैठा दिया जाए और वहां से मूवी प्ले कर दिया जाए, तो आपको कैसा लगेगा? ना आपको कैरेक्टर के बारे में पता है, ना आपको बैक स्टोरी पता है कि कैरेक्टर के साथ अभी तक क्या हुआ है, कैरेक्टर क्या है क्या नहीं है, कैसे क्या चल रहा है, मूवी में कौन कौन से सीन है, क्या है मूवी की स्टोरी है। आपको कुछ नहीं पता है, आप बस मूवी देखने बैठ गए हो आप बस, तो नहीं अच्छा लगेगा, नहीं मजा आएगा। तो इसीलिए मैं आपको अपने बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। मेरा नाम है अमन। मैं रहता हूँ देवरिया में, जो कि उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर है। तो मैं देवरिया का रहने वाला हूँ प्रॉपर। पहले मैं रहा करता था अपने गांव में, जो कि मेरे शहर से लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर पड़ता है। उस गांव का नाम है लाहिल पार। हम पहले रहते थे गांव में, वहीं मैं पला बड़ा हूँ। क्लास 6 में जब मैं पढ़ता था तब मैं शहर मूव ऑन हो गया। उसके पीछे का रीज़न ये रहा कि मेरे पापा जो है देवरिया में दुकान करते थे। वहाँ पे चीज़ें पहले उतनी सही नहीं थी, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन आप कह सकते हो, तो हम लोग गांव में ही रहते थे। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने बहुत मेहनत की और हमने फिर देवरिया में एक घर खरीदा। सबसे पहले तो ये जो घर और ज़मीन थी ये कॉमर्शियल पर्पस के लिए थी, दुकान करने के लिए। लेकिन फिर बाद में डिसाइड ये हुआ कि मेरे ब्रदर और सिस्टर के लिए भी अच्छा रहेगा कि हम लोग इधर मूव ऑन कर जाएं, क्योंकि हम पहले गांव अपने दादा के साथ रहते थे। फिर बाद में दादाजी एक्सपायर हो गए। उसके बाद फिर हम लोग गांव में अकेले ही रहते थे। तो पापा यहाँ दुकान आते थे, बाहर रोज उनको आना पड़ता था, देवरिया रोज जाना पड़ता था गाँव। तो हम लोग को डिसाइड हुआ कि हम लोग जो है प्रॉपर शहर में मूव कर जाते हैं। तो उससे क्या होगा कि हम लोग का एक तो एजुकेशन प्रॉपर मिलने लगेगी, क्योंकि गांव में कुछ भी है तो उतने डेवलप स्कूल्स नहीं है। और जो व्यवस्था है, जो वहाँ पे रहने का चीज़ें हैं, वो मतलब है तो भाई गाँव। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग शहर में अपने देवरिया में मूव कर जाएंगे इस वाले घर पे। तो उसके बाद हम लोग आ गए अपने देवरिया वाले घर पे। डीएसएस एक स्कूल है हमारे शहर देवरिया में, डीएसएस करके। तो मैंने उसमें अप्लाई किया था क्लास 6 का एंट्रेंस के लिए। मैं गांव से जब आया था तो मेरे पेरेंट्स ने बोला था कि निकल जाएगा, अच्छा स्कूल है, काफ़ी अच्छी पढ़ाई है और निकल जाएगा तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। लेकिन नहीं निकला भाई। मैं एंट्रेंस देने गया था, मुझे आज भी वो दिन याद है। मैं गांव से अपने शहर में मूव हुआ था और एंट्रेंस देने जब मैं गया था उसमें मैं बहुत डरता था। मुझे मतलब पढ़ाई उतना पल्ले नहीं पड़ता था, मैं आपसे ऑनेस्ट बता रहा हूँ। मेरे पढ़ाई उतना पल्ले नहीं पड़ता था उस समय, मतलब कुछ भी नहीं। मैं बस अपने ही मस्ती में रहता था, गाँव में रहता था तो दिन भर खेलता था कूदता था दोस्तों के साथ। तो मैं गया एग्जाम देने। मैं बहुत ही नर्वस था उस दिन, क्योंकि भाई जब एक सोचो, एक एग्जांपल देता हूँ मैं। एक मछली को आप कुएं से निकाल के और तालाब में डालोगे तो उसको कैसा लगेगा? सेम वैसा मुझे लग रहा था। बहुत ही अनजान लग रहा था, कहाँ आ गया हूँ। सब कोई हड़बड़ी में भाग दौड़ कर रहा है, बच्चे इधर से उधर उधर से उधर, टीचर पूछ रहे हैं और इस तरह का माहौल था वहाँ पे। मैं एकदम डरा सहमा सा गया स्कूल में, अंदर गया। मैं पूछा कि 6 का एंट्रेंस कहाँ हो रहा है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे चले जाओ। मैं पूछते पूछते क्लास में पहुंचा, जाके मैं बैठा। टीचर आई और उसने क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया। जब उसने पेपर दिया और मैंने जब वो पेपर देखा 6 का, तो आई वॉज जस्ट ब्लैंक। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि मैं पढ़ने वाला बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं था उस समय तक। मैं मुझे कोई मतलब नहीं था पढ़ाई से, मैं ये कन्फेस कर रहा हूँ। 5th तक मैं बस खेलता था, कूदता था, घूमता था इधर उधर गाँव के बच्चों के साथ। पतंग उड़ाता था, छुपन छुपाई खेलता था। हमारे उधर बच्चे खेलते थे बर्फ पानी, आइस पाइस बोलते हैं उधर, क्रिकेट हो गया, पतंग उड़ाना। तो यही सब मैं भी उनके साथ करता था।
तो उस समय तक मुझे ये कुछ भी नहीं पता था कि भाई करियर क्या होता है, क्या पढ़ाई, क्या ये वो। मैं अपनी ही दुनिया में मगन रहता था। फिर मैं इधर मूव किया, और जब एंट्रेंस का रिजल्ट आया, किसी तरह से मैंने एंट्रेंस दिया। जो आया समझ में वो लिखा, जो नहीं आया वो छोड़ा, कुछ गलत लिखा, और किसी तरह से मैंने एंट्रेंस दे दिया। एंड फाइनली जब दिन आया रिजल्ट का दिन आया, तो वहां पे बाहर ना एक लिस्ट लगती है हर क्लास वाइज से। मेरे चाचा गए शायद वहाँ पे पता करने, मेरे फादर, मेरे पापा ने भेजा उनको कि जाइए चेक करिए, देखिए इसका नाम निकला है कि नहीं निकला है, मेरा नाम। तो वो गए, उन्होंने मिलाया वहाँ पे, नाम वगैरह मिलाया, बट उन्होंने आके बताया कि नहीं, नाम नहीं निकला। इसका मतलब कि मैं एंट्रेंस फेल हो गया था, नहीं पास, क्वालिफाई नहीं कर पाया। मैं पता चला घर पे, तो इन लोगों ने पूछा मेरे से क्या हुआ, नहीं निकला। मतलब एक होता है ना मन में कि हाँ नहीं निकाल पाया लड़का। ठीक है, तो फिर हमने सोचा कि आगे क्या। तो उन्होंने मेरा एडमिशन यहीं पास में एक स्कूल था, छोटा सा स्कूल था। बाकी वहाँ पे इकोसिस्टम काफी अच्छा था, बिहेवियर काफी सही था, क्योंकि स्कूल छोटा था तो मैनेजेबल था। प्रिंसिपल के कंट्रोल में था स्कूल काफी हद तक, और काफी अच्छी व्यवस्था थी वहाँ पे। उसका नाम था एक्सीलेंट एकेडमी। मेरा उसमें एडमिशन 6th में हो गया। थोड़ा वहाँ पे भी टेस्ट हुआ, उन्होंने मुझे एक दो सवाल वगैरह पूछे। ठीक है, फिर उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम एडमिशन कर लेंगे। और उन्होंने फिर मुझे पढ़ाने के बारे में भी बात की कि ठीक है, हम आपके लड़के को इम्प्रूव करेंगे। तो वहां पे मेरा पहले स्कूल में एडमिशन हुआ अपने शहर देवरिया में आने के बाद, एक्सीलेंट एकेडमी। ठीक है, मेरा एडमिशन हो गया। वहां पे फिर जाके मैं पढ़ाई शुरू किया, चीजों को समझना शुरू किया। मैं बहुत ही ज्यादा वीक था पढ़ाई में, जेनुअनली मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उस समय तक मैं उसे एज अ मतलब सीरियस लेता ही नहीं था भाई। मुझे लगता था बस हाँ ये कोटा पूरा कर दिया, हो गया, होमवर्क मिला टीचर से, ये जोड़ दिया, ये माइनस कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, लिख दिया, हो गया, काम हो गया। उस समय तक यही था मेरा। तो फिर जब मेरा एडमिशन हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे एक सर थे, प्रवेश सर करके, तो वही प्रिंसिपल थे, और उन्हीं का ही वो स्कूल था। मुश्किल से उस स्कूल में मेरे हिसाब से 100-200 बच्चे ही रहे होंगे, ज्यादा बच्चे नहीं थे, तो 200-250 बच्चे होंगे सारे क्लास वगैरह मिला करके, मैक्सिमम। तो मैनेजेबल था वो, और काफी इजी भी था, इजी टू मैनेज था, मैनेजमेंट भी अच्छी थी। तो सर का जो ध्यान था वो मेरे ऊपर प्रॉपर रहता था। फिर मेरे उनसे ट्यूशन भी मैंने ज्वाइन कर लिया उन्हीं का। स्कूल के बाद वो ट्यूशन पढ़ाते थे, ट्यूशन लेते थे, तो फिर मैंने उनका ट्यूशन भी ज्वाइन कर लिया। मैं उस स्कूल में भी पढ़ रहा हूँ उन्हीं से, ट्यूशन में भी उन्हीं से पढ़ रहा हूँ। तो एक तरह से समझ लो कि एक्स्ट्रा क्लास लग चुकी थी। ऑब्वियस सी बात है, फील्डिंग सेट थी भाई मेरी, क्योंकि मैं पढ़ने वाला नहीं था, लेकिन मुझे पढ़ना पड़ रहा था वहां पे, और कोई ऑप्शन ही नहीं था। सुबह 8 बजे से 2 बजे तक स्कूल, फिर बीच में 2 घंटा आराम, फिर 4 से 5:30 कोचिंग ट्यूशन। फिर ट्यूशन के सुबह में और एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के रखे थे उन्होंने। फिर सुबह में 6 बजे से एक क्लास कर दिया था उन्होंने, तो 6 बजे ट्यूशन जाओ, फिर बीच में 1 घंटे का ब्रेक मिलता था, तो उसमें नहा के रेडी होके फटाफट टीचर लंच वगैरह लेकर के फिर स्कूल जाओ, फिर छुट्टी, फिर 2 घंटा रेस्ट, फिर छुट्टी, फिर 2 घंटा रेस्ट, फिर ट्यूशन जाओ। तो यही गोल 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 चल रहा था मेरी लाइफ में। फिर वहां मैंने 6th करा, 7th में गया, और फिर कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया, प्रॉपर पूरा सब जगह लॉकडाउन लग गया। तो भाई हमारे यहाँ देखो, बस एक सब्जी वाला दिखता था रोड पे, हम दिन भर जो है महाभारत यही सब देखते रहते थे। तो उसमें फिर हम लोग टीवी देखते थे भाई, और कोई ऑप्शन था भी नहीं। हम लोग घर भर मिलके टीवी देखते थे, महाभारत देखते थे, मजा आता था लॉकडाउन में। और मुझे एक तो गेम था फ्री फायर करके, उसका बहुत गंदा आदत लगा हुआ था। तो उस समय जो है मुझे फ्री फायर खेलने की बहुत गंदी आदत लग गई थी। मैं दिन भर फ्री फायर खेलता रहता था, सुबह से शाम तक उसमें लगा हुआ था। पता नहीं आज का अमन जो है उस अमन को कैसे देखता। मतलब दिन भर फ्री फायर, नो किसी से कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, दिन भर अपना मोबाइल में लगे हुए हैं, चार्ज कर रहा हूँ गेम खेल रहा हूँ, चार्ज कर रहा हूँ गेम खेल रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ गेम खेल रहा हूँ। और लॉकडाउन भर यही चला। फिर लॉकडाउन धीरे धीरे खत्म हुआ। लॉकडाउन बीच बीच में हल्का सा, जब लॉकडाउन थोड़ा कम हुआ, जब बीच में थोड़ा बहुत खुलने लगा, तो हम लोग धीरे से ट्यूशन जाया करते थे, ओनली ट्यूशन। और वहाँ पे मैंने ट्यूशन कर करके एक तरह से स्कूल ऑफिशियली नहीं चल रहा था, मतलब थोड़ा बहुत बच्चे, हम ही लोग थे, ज्यादा बच्चे थे नहीं, तो मेन मेन बड़े बड़े क्लास से इसको बुला करके चलाया जा रहा था हल्का फुल्का। तो उस वैसे वैसे मैंने किसी तरह से 7th क्लियर करा वहाँ पे एक्सीलेंट एकेडमी में। फिर धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म हुआ,
उसके बाद जो है मेरा एडमिशन प्रेस्टीज में हुआ। प्रेस्टीज में क्या था कि ये जो था एक तरह से कह सकते हो पूरी तरीके से बॉयज गर्ल्स स्कूल नहीं था, मतलब मिक्स नहीं था, इसमें सेपरेट थे। बॉयज गर्ल्स दोनों थे पर दोनों सेपरेट थे। तो प्रेस्टीज हमारा 2 फ्लोर का था। नीचे वाले में बॉयज थे, बीच वाले में भी बॉयज थे, और ऊपर वाले फ्लोर में जो है उसमें गर्ल्स थी। ठीक है। तो प्रेस्टीज मेरे ख्याल से 6 से चलता था। ठीक है। मेरा एडमिशन उसमें हुआ 8th क्लास में। वहाँ पे भाई जो मेरी सोशल स्किल्स थी, जो मैं थोड़ा बहुत बात भी कर पाता था लड़कियों से, चाहे क्लास में जो एक होता है ना नॉर्मल रेगुलर बच्चा जैसे अपने क्लास में बात करता है पूरे क्लासमेट से इक्वली। तो वहाँ पे क्योंकि बॉयज एंड गर्ल्स अलग थी, तो गर्ल्स का तो ठीक था भाई, लेकिन जो लड़के थे ना बहुत ढीठ, निहायती ढीठ बच्चे थे वहाँ पे। जो बॉयज थे मेनली, वो उनके ऊपर एक तो तुम ही सोचो एक क्लास जिसमें दोनों कंबाइन है गर्ल्स और बॉय, तो लड़कियां रहती हैं उनको तो उनके वजह से लड़के ज्यादा बदमाशी नहीं करते हैं। लेकिन सोचो एक क्लास जिसमें सिर्फ और सिर्फ लड़के भरे हुए हैं, ओनली बॉयज, क्या ही कर सकते हैं वो बंदे। सोचो तो उनको तो एक तो चीज पहली चीज शर्म नहीं है, क्योंकि लड़कियां रहती हैं क्लास में तो कोई भी लड़का कुछ कांड करने में शर्माता भी है कि भाई लड़कियां भी हैं, ठीक है नहीं करते हैं और मजाक बन जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन भाई वहाँ प्रेस्टीज में बॉयज एकदम खुल्लम खुल्ला बिंदास कुछ भी कांड कर रहे हैं भाई, एक दूसरे को मार रहे हैं, लड़ रहे हैं, ब्रेंच तोड़ रहे हैं, हाँ गाली भी दे रहे हैं, और सब चल रहा है खुल्लम खुल्ला। और कहीं ना कहीं टीचर्स जो है ना, टीचर्स भी चिल है एकदम, बॉयज के जो टीचर्स हैं वो भी चिल है, उन्हें उतना कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। टीचर बस क्लास में आ रहा है, उसको अपने 40 मिनट से मतलब है, उसके क्लास से बाहर जाने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है वो उसकी जिम्मेदारी नहीं है। और उसके बाद जो ही कांड हुए भाई, कांड क्या कहेंगे। एक बार मुझे एक इंसिडेंट याद है, हम लोग जो है ना प्रेयर करके और क्लास में लौट रहे थे अपने अपने। तो हमारा जो था वो फर्स्ट फ्लोर पे था, हमारे ऊपर गर्ल्स का था, ग्राउंड पे भी बॉयज का था। तो हम अपनी सीढ़ी चढ़ रहे थे। अब सीढ़ी चढ़ रहा था मैं, भाई मैं उसमें शरीफ बच्चा था मैं, ठीक है। मैं बदमाश उतना नहीं था लेकिन उस लेवल का बदमाश नहीं था, जो होता है एकदम छटे हुए बदमाश वाला टाइप का मैं नहीं था। थोड़ा बहुत करता था आपस में ही यार, थोड़ा बहुत मजाक वगैरह करता था, लेकिन एकदम एक्सट्रीम बदमाशी नहीं करता था। तो हम सीढ़ी पे चढ़ रहे थे, तब तक मेरे क्लास के जो बैक बेंचर्स हैं लगे चिल्लाने सीढ़ी पे, पूरा हल्ला मचा दिए सब, हु कर रहे थे सब, हाँ खूब जोर जोर से चिल्ला रहे थे सब। फिर हम लोग क्लास में गए, नीचे से प्रिंसिपल देख रहा था, उसने लगाया हमारे पीछे एक टीचर, उनका नाम क्या था, विनय नाम था, विनय सर। वो हम लोग को एसएसटी पढ़ाया करते थे हाँ। तो लगा दिया हमारे पीछे प्रिंसिपल ने। अब वो सर आए और कौन चिल्लाया कौन नहीं चिल्लाया कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके नजर में बस ये था कि क्लास 8th से हल्ला हुआ है। बताए दे भाई, मैं बता रहा हूँ लिटरली सबको मारा उन्होंने लिटरली सबको मार दिया। ये भी नहीं पूछा कि कौन चिल्ला रहा था कौन नहीं चिल्ला रहा था, पूरी क्लास पिट गई उस दिन, क्लास 8th। और गलती किसकी थी, वही 2 4 5 बच्चे थे। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर देखो अगर आप क्लास में लड़के हैं ठीक है, तो उनकी भाई यूनिटी इतनी, भाईचारा इतना होता है कि अगर एक बंदा गलती करेगा ना तो पूरे क्लास वाले कभी ये नहीं कहेंगे कि हाँ वो पर्टिकुलर बंदा गलती किया है, वो बंदा अकेला वही गलती किया है। पूरी क्लास पिट गई लेकिन किसी ने चू तक नहीं किया कि यही बंदा था या फिर ये 2 4 बंदे थे, कोई नहीं बोला, क्योंकि भाईचारा ऑन टॉप चल रहा था भाई। वहां पे सारे बंदे पिट गए, सारे लड़के पिट गए, लेकिन किसी ने एक बार भी नहीं बोला कि वो बंदा था। तो ये सीन था। उसके बाद वहां पे क्या था कि जो लड़के थे और लड़कियों में बहुत ही ज्यादा भेदभाव भाई। तो वहां पे क्या था ना, देखो एक तो था बेसमेंट वाला फ्लोर जहाँ पे लड़के थे, और उसके ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर था उसकी छत थी, बीच में ऐसा हॉल टाइप का चलने वाला था, चल करके और सीढ़ी पकड़ के ऊपर जाते। तो प्रेयर के टाइम पे वहां पे उस छत के नीचे वाले हॉल में जो है वहां लड़कियां खड़ी होती थी सारी स्कूल की, और नीचे फील्ड में खुले आसमान में भरी धूप में सारे लड़के वहां खड़े रहते थे। और जब गर्मी पड़ती थी ना भाई, तो ये रोज का था कि वहां पे 2 4 लड़के जरूर चकरा के गिर जाते थे। और कई बच्चे तो ऐसे भी थे जो बस ऐसे झूठ मूठ का नाटक कर रहे, सर चक्कर आ रहा है सर सर,
और वहीं गिर के नाटक करके और सर भी क्लास में चले गए, बच्चा भी क्लास में चला गया, दोनों पंखा चला के मस्त हवा खा रहे हैं आपस में, मिली जुली इन लोग की, ठीक है। तो ऐसा कुछ चलता था वहां पे। और जब प्रोग्राम होता था तो भी लड़कियां टेरिस वाले छत के नीचे जो है उस वाले उस पे बैठते, हॉल पे बैठी हुई थी। और लड़कों का क्या था, नीचे फील्ड जो है, खुली छत, आसमान दिख रहा है, फील्ड है, खूब कड़ाके की धूप निकली है, और फील्ड में जो है भाई प्लास्टिक का चट्टा बोलते हैं उसको, हाँ उसको बिछा दिया गया है और सारे लड़के उसी पे बैठे हुए हैं भाई, रूमाल सर पे रख के। तो इस तरह की व्यवस्था थी प्रेस्टीज में। और उसी भरी धूप में कार्यक्रम चल रहा है, लड़के धूप में बैठे हुए हैं, काले होते जा रहे हैं, ठीक है, और लड़कियां मस्त अपना आराम से बैठी है भाई, उनके ऊपर तो पंखा भी लगा हुआ था, सीलिंग फैन। और हम, हमारे साथ अन्याय हुआ है भाई। तो वहां पे मेरा जो इंटरेक्शन था लड़कियों से वो जीरो हो गया, एकदम जीरो। वहां तो कोई बात ही चीत नहीं थी भाई, एक साल, और जो एक साल हमने काटा है ना, मत पूछो। मैं और मेरा दोस्त अनिकेत, हम दोनों प्रेस्टीज में पढ़े हुए हैं। और एक और लड़का था कृष्णा, वो भी हमारे साथ प्रेस्टीज में पढ़ा है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि नाइन्थ में जो है हम यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी अंदर से पता चल रहा था भाई कि अगर हम इसमें ट्वेल्थ तक पढ़ गए ना, पढ़ गए अगर प्रेस्टीज में ट्वेल्थ तक, तो भाई हम लोग का जो हालत हो जाएगा ना, क्योंकि लाइफ में आगे जब आप जॉब करोगे या फिर कुछ भी करोगे या फिर कोई एग्जाम दोगे, तो वहां पे आपको दोनों जेंडर मिलेंगे। और और वहां पे जो है एक तो डिसिप्लिन नाम की कोई चीज ही नहीं है, लड़के कुछ भी कर रहे हैं भाई, टीचर का कोटा पूरा हो रहा है, उसका मन है वो पढ़ा रहा है, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो भाई कोई तुमको वो नहीं किया जाएगा, बस उसकी 40 मिनट तुम शांति से बैठे रहो और घंटी काटो, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो घंटी काटो, कोई तुमको प्रेशराइज नहीं करेगा। वहां पे ये था। तो हमें कहीं ना कहीं लगा भाई यहाँ का माहौल तो ठीक नहीं है, और प्लस जो है आगे चल के बहुत समस्या हो जाएगी अगर 12 तक इसमें पढ़ लिया जाएगा तो फिर हमने डिसाइड किया आरबीटी विद्यालय में स्विच करने का वहां से। तो नाइन्थ में हम जो है वो आरबीटी में आ गए, नाइन्थ में हम लोग आ गए आरबीटी विद्यालय में, एंट्रेंस दिया मैंने, होपफुली एंट्रेंस जो है निकल गया, ठीक ठाक नंबर से निकल गया एंट्रेंस, और नाइन्थ में एडमिशन हुआ। एक तो भाई ये प्राइवेट स्कूल वाले ना बहुत फीस चार्ज करते हैं, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, आगे मैं बताऊंगा एक चीज, बहुत फीस चार्ज करते हैं भाई। मेरा 10 या 15 हजार तो एडमिशन फीस ले लिया है आरबीटी वालों ने, और प्रेस्टीज का भी कुछ यही हाल था। तो उस समय जो है फिर भी मेरे घर की कंडीशन ठीक थी प्रेस्टीज के टाइम पे, और आरबीटी में मैं पढ़ने चला गया, ठीक, किसी तरह से आरबीटी में मेरा सबसे पहले तो कोई दिक्कत नहीं हुई, आरबीटी में नाइन्थ में एडमिशन हुआ मेरा, क्लास में मैं गया। शुरुआती जो 1-2 महीना गुजरा है ना भाई, वर्स्ट मंथ ऑफ माय स्कूल करियर, स्कूलिंग टाइम कह सकते हो। मैं बन गया था एलियन, मैं किसी से बात नहीं करता था, चुपचाप अपना एक कोने में बैठा रहता था भाई, किसी से बात नहीं करता था। फिर धीरे धीरे हम थे, मैं था और मेरा एक दोस्त था अनिकेत, जो हम लोग प्रेस्टीज से पढ़े थे, और एक और दोस्त था कृष्णा, ठीक है। तो कृष्णा का एक दोस्त था राज, और वो भी यहाँ आरबीटी में पढ़ता था। तो हम चारों, मतलब हम, मैं, अनिकेत और कृष्णा एक पास बैठा करते थे स्टार्टिंग में। फिर धीरे 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 जैसे जैसे बच्चों से नॉर्मलाइज हुए भाई, सबसे पहले तो बॉयज से, बॉयज तो जल्दी घुल जाते हैं भाई, वो तो बात ही अलग है उसकी। तो धीरे 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 जब 5-6 महीने गुजरे तो सबसे धीरे धीरे बातचीत चालू हुई लड़कों से, लड़कियां भी थी क्लास में। तो फिर भी जो प्रेस्टीज वाला ट्रॉमा मेरे दिमाग में था ना, वो अभी खत्म नहीं हुआ था। लड़कियों से भाई बात करने में हालत खराब हो जाती थी लिटरली उस समय। तो फिर धीरे 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 आदत हुआ, ढला, मैं अपने आप को ढाला उस कंडीशन में, सिचुएशन में, लड़कों से बात हुई। फिर धीरे धीरे साल भर बीता तो लड़कियों से भी इंटरेक्शन शुरू हो गई, मतलब नॉर्मल कैजुअल इंटरेक्शन जो होती है। सारे क्लासमेट एक अच्छे हो गए, और हमारे क्लास में एक यूनिटी फॉर्म हो गए, मतलब अच्छी जो होती है ना। तो फिर जब हमने टेंथ में हम लोग थे, तो फिर एक चीज, एक और सिचुएशन मुझे याद है। उस समय तक मेरे घर की सिचुएशन थोड़ी थोड़ी खराब होना शुरू हो चुकी थी। रीजन ये था कि मेरे जो फादर हैं, मेरे पापा, उनके साथ हमारा कुछ फैमिली इशू चल रहा था, तो उसके वजह से उनसे हम लोग बातचीत वगैरह नहीं करते थे ज़्यादा। और वो हमारे साथ, मतलब बीच में कुछ घर पे प्रॉब्लम्स भी हो गई, बीच में घर पे कुछ प्रॉब्लम्स भी हो गए, और
इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मेरे फादर जो है वो, मतलब एक तरह से कह सकते हो कि नहीं जमता था फैमिली में। ही यूज्ड टू लाइक ड्रिंक किया करते थे वो, और नहीं, फैमिली में उतना अच्छा नहीं चल रहा था, चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी। ही यूज्ड टू ड्रिंक एंड अब्यूज़, और मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता था। और ये चीज़ें इतनी बढ़ गई थी कि हमें अलग होना पड़ा। एंड वो अब हमारे साथ नहीं रहते थे टेंथ के लास्ट तक, टेंथ टेंथ मिडिल तक। तो हम ही लोग थे भाई। दुकान की जो हाल थी वो भी कुछ ज़्यादा सही नहीं रही थी तब तक। जो हमारी शॉप थी, हमारी पेंट की शॉप थी, जब तक हम गांव से मूव ऑन किए थे इधर सिटी में, तब तक तो शॉप एकदम टॉप पे चल रही थी, अपने मतलब पीक पे चल रही थी। बहुत कस्टमर्स थे, बहुत सेल्स थी, अच्छी खासी सेल्स थी। मेंशन नहीं करूंगा, बट इतना समझो कि बहुत अच्छी सेल्स थी। ठीक है। हमने गांव से यहाँ शिफ्ट करा, यहाँ हमने घर खरीदा, शहर में बना बनाया घर खरीदा हमने, और यहाँ पे हम लोग शिफ्ट हो गए, शॉप भी यहीं शिफ्ट हो गए। लेकिन फिर बाद में उनकी जो ये ड्रिंकिंग वाली लत थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और ही यूज टू केम होम ड्रंक एंड अब्यूज, फाइट विद माई मॉम। एंड हम लोग के साथ भी काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो जाती थी। मैं सहन नहीं कर पाता था, कह सकते हो कि जो भी कुछ हो रहा था मुझे नहीं अच्छा लगता था, तो मैं बोल देता था, लड़ाइयाँ हो जाती थी। एंड लेटर ऑन बाद में हम लोग अलग हो गए। वो हमारे साथ अब नहीं रहते हैं, हम लोग यहाँ घर पे रहते हैं देवरिया वाले। एंड वो अपना काम वाम सब अलग सेपरेट करते हैं, तो उनसे हमसे कोई भी मतलब नहीं रह गया है। ठीक है। और हम लोग फिर धीरे धीरे, जो अब मान लो दुकान के मालिक जो है वही सारी बिजनेस के बारे में जानते हैं। मैं तो उस समय पढ़ाई कर रहा था टेंथ में, तो मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। मेरा काम बस इतना था कि स्कूल जाओ, पढ़ो, अपना काम करो, यहाँ आओ, ट्यूशन जाओ, काम करो, घर आओ। और उसी में ये भी सब फैमिली की प्रॉब्लम्स वगैरह सब चल रही थी उसी में। तो कहीं ना कहीं मेरा जो फोकस ऑन पढ़ाई स्टडी था, फोकस ऑन स्टडी था, वो भी मेरा उतना कुछ अच्छा नहीं रह गया था। और ठीक है, और मुझे धीरे धीरे चीज़ें जो है वर्स्ट होती गई, और कंडीशन सिचुएशन और वर्स्ट होती गई, और मेरे फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो बद से बदतर हो चुकी थी, मतलब बहुत खराब। मैं अपने टेंथ की फीस कैसे दे रहा था वो मैं ही जानता था, कहाँ से पैसा आ रहा था, समझ सकते हो। शॉप एकदम बंद हो गई थी, शॉप में एक भी कस्टमर नहीं दिखता था, कोई इनकम सोर्स नहीं, फादर से मेरे बातचीत कुछ नहीं, 1% बात नहीं। टेंथ की फीस कैसे भरी जा रही थी वो मैं और मेरी फैमिली ही जान रहे थे भाई। ऐसा एक पल आया था जब टेंथ का मेरा बोर्ड आने वाला था, और लास्ट इंस्टॉलमेंट मेरे पास एकदम, मनी, सप्लाई ऑफ मनी हमारे पास खत्म हो चुकी थी उस समय। और इन्होंने जो है मेरे घर पे लोन भी ले रखा था, वो भी 30 लाख रुपए का, जो कि लोन जो था उसमें बस ब्याज भराया हुआ था, जो इंटरेस्ट होता है ना, बस वो इंटरेस्ट भरा हुआ था। वो पूरा कैपिटल 30 का 30 वैसे ही पड़ा हुआ था। और एक तरफ से बैंक का प्रेशर, दूसरे तरफ से मेरी एजुकेशन, तीसरी दुकान नहीं चल रही थी तो घर का खर्चा, और कुछ भी नहीं हो पा रहा था। मेरे भाई बहन भी पढ़ रहे थे तो उनका स्कूल का फीस, घर का खर्चा, बैंक का इंटरेस्ट, उसका लोन। बैंक वाले बार बार परेशान किया करते थे, ये बोल करके कि आपका घर जो है वो बिक जाएगा, नीलाम हो जाएगा, पैसे दो, कहाँ कहीं से लाओ, हमें उससे नहीं मतलब है, हमें क्या करना है, आपने लोन लिया है आप समझो, पैसे दो वरना घर बिक जाएगा, मतलब ऑक्शन में चला जाएगा, सेल आउट हो जाएगा। तो इस तरह की भी सिचुएशन हुई थी। और वर्स्ट जो टाइम होता है ना लाइफ का, वो ये था, बहुत चीज़ें खराब हो चुकी थी। खाने तक के लिए जो है कह सकते हो आप, पैसे कहाँ से आएंगे ये भी नहीं था। रिश्तेदारों से मांगने में भी थोड़ा बहुत सोचना पड़ता था, शर्म लगता था भाई, कैसा लगेगा लोगों से अगर कहा जाएगा। मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता है मुझे कि मैं किसी से भी पैसे का डिमांड करूं अपने रिश्तेदारों से, क्योंकि पता नहीं क्यों बट मुझे नहीं अच्छा लगता है, मुझे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता है किसी के सामने। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस हो गई थी। उसके बाद किसी तरह से मैंने अपना टेंथ का बोर्ड क्लियर किया, धीरे धीरे। इसमें मेरे एक रिश्तेदार हैं, मेरे नाना लगेंगे,
मेरी नानी लगेंगी, नाना लगेंगे, छोटी नानी, छोटे नाना। उन्होंने मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ भाई, बहुत हेल्प की है। और मैं उनका हमेशा थैंकफुल रहूँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मदद की है उन्होंने। और अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक ये भी पल आ गया था कि मुझे अपना जो घर है वो बेचना पड़ गया था। मतलब मेरा घर जो है वो सेल आउट होने को आ गया था। एक पार्टी थी, उससे हमने पैसे ले लिए थे किसी तरीके से, जो है कुछ भी इधर उधर से जुगाड़ करके बैंक का लोन जो है वो किसी तरीके से क्लियर हुआ। ठीक है। लेकिन वो जो पार्टी है उसका कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो फिर अभी जो है उनको जो है पैसे वापस करने, समझ रहा हूँ, 30 लाख रुपीज। मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर बता रहा हूँ अपने बारे में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मुझे देख रहे हो तो आप मुझे मेरे बारे में पहले जानो, अच्छे से जानो। मैं सच बोल रहा हूँ। देखो, अगर मैं आपको फेक चीजें दिखाऊंगा, अगर मैं आपसे झूठ बोलूंगा, तो वो कहावत आपने सुनी होगी कि एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। अगर मैं आपको आज फेक लाइफ दिखा लूंगा, तो कब तक दिखा लूंगा आप बताओ? कब तक मैं फेक कर लूंगा आपके सामने? कभी ना कभी, आज नहीं तो कल आपको पता चलना ही है। तो उससे अच्छा है कि मैं खुद ही बता दूं आपको कि क्या है मेरी लाइफ स्टोरी क्या है। तो यही है। तो फिर उसके बाद कैसे कैसे करके दुकान पर मैं स्कूल जाता था, स्कूल से आता था तो दुकान पर बैठता था, पेंट की दुकान थी। बैठते बैठते थोड़ी बहुत नॉलेज हुई, तो जो भी एक दो कस्टमर, तीन कस्टमर दिन भर में आते थे भाई, कस्टमर ना के बराबर थे। थोड़े बहुत जो कस्टमर आते थे उनमें घींच घाच के कैसे भी हम लोग का जो डेली एक्सपेंस होता है, सब्जी वगैरह, सब्जी भाजी का पैसा आ रहा था। ठीक है। तो उस टाइम पे मैं 10th बोर्ड्स की तैयारी भी कर रहा था। फिर उधर से आता था तो अपने शॉप पे बैठ जाता था, फिर जाता था तो ट्यूशन चला जाता था, फिर आता था तो फिर शाम तक शॉप पे बैठता था और पढ़ाई भी करता था। अपना टाइम निकाला था, लाइब्रेरी जाता था, जाया करता था। बीच बीच में मम्मी को बैठा करके लाइब्रेरी चला जाता था। बीच में जब स्कूल खत्म हुआ और बोर्ड का पेपर था, उसके बीच में हमें 1 से 1.5 महीने का गैप मिला था। उसमें मैं और मेरे एक दो दोस्त थे, दो तीन दोस्त थे, उन्होंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया था यहीं पास में, 200-300 मीटर। हाँ। तो हम जो है दुकान वगैरह सुबह सुबह खोल के, और उसके बाद मम्मी को बैठा करके खाना वाना खा करके, मम्मी को बैठा करके मैं चला जाता था भाई लाइब्रेरी। अब वहां से सुबह से शाम तक लाइब्रेरी पे रहता था। फिर मम्मी बैठी रहती थी दुकान पे, अपना चल रहा था जैसे थोड़ा थोड़ा करके, जैसे गाड़ी, मतलब कह सकते हो खींच रही थी गाड़ी धीरे धीरे। एट दैट टाइम आई मेरे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे लाइफ में, क्या चल रहा है। लिटरली आई वॉज जस्ट ब्लैंक कि क्या चल क्या रहा है भाई। उसके बाद 10th क्लियर हुआ। फिर मैं 10th के बाद बोर्ड एग्जाम दिया। उसके बाद मैं पूरा प्रॉपर शॉप पे ही सुबह से शाम तक बैठा रहता था। उसके बाद सिचुएशन 11th आया। 11th में किसी तरीके से जो है मैं स्कूल जाना शुरू किया। अभी मैंने एडमिशन नहीं कराया था 11th में आरबीटी में, अभी मैंने एडमिशन नहीं कराया था अपना। मैं स्कूल जाता था, मेरा सपना था कि मैं कॉमर्स अच्छे से पढ़ के, और कॉमर्स अच्छे से पढ़ के और जो है अपना एग्जाम वगैरह दूं और सीए वगैरह क्रैक करूं और फाइनेंस के फील्ड में कुछ अच्छा करूं। ये मैंने सोचा था, पर्सनली सोचा था मैंने। और बीच में ऐसा भी हुआ था कि जब मैं 11th में मूव करने वाला था, तो मेरे जो फादर हैं, पापा जो हैं, वो बीच में लौट भी गए थे घर पे। तो क्योंकि चीज़ें सही नहीं चल रही थी और हमें कहीं ना कहीं उन्होंने भी हमसे कहा कि एक चांस दो। और तो हमने कहा ठीक है, क्या करना है, एक बार देख ही लेते हैं। तो वो वापस आए और चीज़ें कुछ दिन तक सही चली। मैं 11th में ज्वाइन हो गया, बुक्स ली मैंने। मेरे फादर वापस आ गए थे घर पे। थोड़ा बहुत शॉप जो एकदम टूट चुकी थी हमारी दुकान, अब वो आए थे तो थोड़ा बहुत देख रहे थे, डिलीवरी वगैरह कर रहे थे और सब कुछ चल रहा था। लेकिन फिर बाद में फिर वही सब चीज़ें शुरू हो गई। कुछ दिन बीच में सही रहा, फिर वही घर पे अब्यूजिंग, लड़ाई झगड़ा, ड्रिंक एंड यही सब चीजें होने लगी। तो फिर से हमें लड़ाई हो गई एंड एक बार फिर से ही लेफ्ट द हाउस, क्योंकि मेरे को खुद ही नहीं अच्छा लगता था भाई। मुझे शांति भरी सुकून की जो लाइफ होती है वो चाहिए थी, और मैं बिल्कुल भी नहीं पसंद करता हूँ कि मेरे घर में इस तरीके से माहौल हो। तो दैट्स वाई हमारी उनसे फिर से लड़ाई हो गई। फिर से वो चले गए। इस बार चले गए वो एकदम
समझो, हमेशा के लिए। तो फिर उसके बाद 11th में चल रहा था मेरा, 1-2 महीने गुजरे ही थे, फिर चीज़ें जो है वापस से वैसे ही पुराने जैसी होने लग गई। धीरे 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 सिचुएशन गॉट वर्स, मोर देन वर्स, बहुत खराब। और फिर ना चाहते हुए भी मैंने 11th की बुक वगैरह भी ले लिया था, और ना चाहते हुए भी आई हैव टू ड्रॉप आउट ऑफ 11th। मेरी फैमिली थी, मेरे नाना मेरे नानी जो मैं अभी मेंशन किया था जिनको, वो लोग थे मेरे को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन फिर भी किसी रीजन से मुझे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मुझे पर्सनली नहीं अच्छा लगता है कि मैं किसी से मतलब उस तरीके से हेल्प मांगू कि मेरा नहीं हो पा रहा है, मुझे पैसे दे दो, मेरे घर वालों के पास खाने के लिए नहीं है, ये है वो है, मुझे पैसे दे दो, कहीं से दे दो। वो चीज़ें मुझे नहीं पसंद है। तो मैंने एक चीज़ डिसाइड करा कि ठीक है, आई विल क्विट स्टडी, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा एंड मैं अपनी दुकान पर रेगुलर बैठूंगा, काम करूंगा। और फिर मैंने वही किया। 11th में 2-3 महीने गया और फिर सडनली आई स्टॉप गोइंग स्कूल, मैं स्कूल जाना छोड़ दिया और फिर प्रॉपर अपने शॉप पे बैठने लग गया। और वहाँ पे पेंट की दुकान ही थी हमारी। फिर धीरे 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 जो है वो शॉप पे मैं जब बैठने लगा तो चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगा, पेंट का नया नया सामान लाया बेचा। 5-6 महीने चला ऐसा, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि भाई देखो, पेंट के कस्टमर जो है दिन भर में 1-2 कस्टमर पकड़ के आप क्या ही कर लोगे। और मेनली पेंट के बिजनेस में ये था कि अगर आपके पास कंपनी का टाई अप है, अगर आप मान लो, एक तो मार्केट में 2-3 मेनली कंपनियां हैं, बर्जर, एशियन, नेरोलैक, यही 3 कंपनियां देवरिया में मेनली चलती हैं जहां तक मुझे पता है। यही 3 कंपनियां रूलिंग है देवरिया में। तो मैं जो काम करता था, मैं बर्जर से करता था। ठीक है, बर्जर के होलसेलर के यहाँ से मैं माल वगैरह लेकर आता था अपनी स्कूटी पे और दुकान पे और लगाता था। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, पेंट के बिजनेस में आपको चाहिए बड़ा मोटा पूंजी, लगभग 20 से 30 लाख रुपए, ताकि आप पूरा का पूरा जो है मेल रख सको, पूरा प्रोडक्ट कैटेगरी रख सको पेंट का, और कस्टमर को फुल सर्विस दे सको। अब मान लो कस्टमर आया, अब उसको 1 लीटर ऑयल पेंट चाहिए, उसके साथ 20 लीटर वॉल पेंट चाहिए, कलर बना के चाहिए मशीन से। तो मेरे यहाँ पे मशीन भी नहीं बची थी। मैं जैसा कि मेंशन किया ही था, दुकान वॉश कंडीशन में चली गई थी, पेंट बनाने की मशीन नहीं थी। मशीन 1-1.5 लाख रुपए की थी। बाल्टियाँ थी 2-2, 3-3 हज़ार की एक एक बाल्टी आती थी, 20-20 लीटर की। तो चीज़ें खराब होती गई। अब क्योंकि मुझे इस फील्ड में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था, वो भी चीज़ थी, कनेक्शन भी नहीं था, क्योंकि मेरे फादर ही सब कुछ देख रहे थे। जब तक मैं पढ़ाई कर रहा था तो उस समय तक मेरे पिता ही सब कुछ देख रहे थे। सारे लोगों से कनेक्शन, दो दुकानदार से कनेक्शन होता है, होलसेलिंग, सप्लाइंग करना, होलसेल में माल बेचना, रिटेल सेलिंग करना, और सारी नॉलेज सब कुछ वही संभालते थे। लेकिन चीज़ें अचानक से मेरे ऊपर आ गई, जिसकी वजह से मुझे नहीं मालूम था कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो उस सिचुएशन को देखते हुए और कस्टमर्स भी नहीं आ रहे थे, तो भाई दिन भर में अगर आप 20-50 रुपए कमा लोगे तो उसमें क्या होने वाला है भाई, 50 रुपए का तो सब्जी आ जाता है, बिजली का बिल है, छोटे भाई बहन का खर्चा है, सब्जी भाजी है। उस समय पे मुझे ये पता चल गया था कि भाई मैं अगर पेंट वाला काम में ही लगा रहूंगा तो कुछ होने वाला नहीं है। मतलब उसमें मुझे स्कोप फ्यूचर नहीं दिख रहा था पेंट वाले काम में। एक तो मेरे पास कैपिटल नहीं था इतना ज़्यादा कि मैं उसमें इन्वेस्ट कर पाऊँ, सारा मेल रख पाऊँ, चीज़ें कर पाऊँ, रिटेल कस्टमर को हैंडल कर पाऊँ। मेनली जो था वो पूंजी का बात था, पूंजी नहीं था मेरे पास, क्योंकि सामने मेरे घर के सामने एक हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे जो लोग आते थे वहाँ पे चलता था। वहाँ पे जो भी पेशेंट्स आते थे, उनके घर वाले उनके साथ जो रहते थे, उनको जो है टॉफी, बिस्किट, नमकीन, पानी, ठंडा गरम और चाय वगैरह, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, खिचड़ी वगैरह की। तो मैं कुछ नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने सोचा कि फिलहाल में यही चालू करते हैं भाई, क्योंकि कुछ नहीं से अच्छा कुछ सही है। तो हमने ये चालू कर दिया। मैं चाय बनाने लग गया एंड अंदर ले जाके दे आता था उसको हॉस्पिटल में। ठीक है, चाय वगैरह बनाने लग गया, नमकीन, टॉफी, बिस्किट। अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे तो आपको प्रीवियस वीडियो में वो देखने के लिए मिल जाएगा, मेरे पीछे पूरा नमकीन वगैरह टंगा रहता था। और मैं चाय बेचने लगा, मैं हॉस्पिटल में ले जाकर, और जो भी पेशेंट्स थे उनके घर वाले थे उनको ले जाकर दिया करता था। ठंडी का टाइम आ गया था तो उस समय वही चीज़ें चल रही थी, क्योंकि मुझे करंटली
क्योंकि मेरे पास कैपिटल ना के बराबर था, मेरे पास पैसा नहीं था। तो मैं और कोई काम स्टार्ट करने लायक भी नहीं दिख रहा था भाई। कोई भी काम आप स्टार्ट करोगे तो उसमें 1 से 2 लाख रुपए मिनिमम, मिनिमम जो होता है ना वो पैसा लगने वाला है, ये तो आपको पता ही है। तो तो मैंने वो करने लगा करंट सिचुएशन को देखते हुए। कोई अदर ऑप्शन नहीं बचा था, तो जो सूझा वो कर रहा था भाई। ऐसा नहीं है, कई लोग कहेंगे कि तुमने ये क्यों कर लिया, वो क्यों नहीं कर लिया। क्योंकि भाई उस समय जो मुझे समझ में आया, जो मेरे माइंड में आया, सिचुएशन के हिसाब से जो चीज़ें दिख रही थी उसके हिसाब से मैंने वो चीज़ प्रेफर किया करना। और काम देखो, कई लोग कहेंगे कि ये काम छोटा है बड़ा है, लेकिन देखो जब बात खाने की आ जाती है ना भाई, जब बात उस पे आ जाती है कि आप अपने फैमिली की डेली नीड्स को नहीं पूरा कर पा रहे हो, आप सब्जी खरीदने का आपके पास पैसा नहीं है, तो आपको कुछ भी करना पड़ता है। फिर वहां पे ये नहीं आता है कि ये काम छोटा, ये काम बड़ा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ये ऑप्शंस नहीं रहते हैं आपके पास। आपके पास एक ही रहता है, या तो करो या तो मरो। तो यही ऑप्शंस रहते हैं आपके पास। तो उस सिचुएशन को देखते हुए मुझे करना पड़ा वो, मैं किया। मैं वो चीज़ स्टार्ट करी, मैं चाय बेचने लगा। मैं लाल चाय, दूध वाली चाय, कॉफ़ी, खिचड़ी, गर्म पानी, ये सब चीज़ें जो है वो बेचने लगा हॉस्पिटल में। तो उससे क्या होता था, उससे कुछ भी नहीं होता था। मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा मेरा जो सब्जी भाजी का खर्चा था 100 150, मतलब कह सकते हो वही जो भी बचता था वही आता था। दूध लेकर आता था, कई बार दूध फट जाता था, कई बार चाय अच्छा नहीं बनता था, कई बार गड़बड़ हो जाता था, कई बार बहुत चीज़ें स्टार्टिंग में फेस करी। फिर धीरे 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 जब चाय बनाने आ गया, तो जब आ गया मुझे, तो लोग वहाँ पे भी मेरी चाय पसंद करने लगे हॉस्पिटल में। जो वहाँ के स्टाफ थे, और जो मेन जो हॉस्पिटल के जो मैनेजर थे, जो हेड थे, जो मैम थी वहाँ की, अच्छा लगने लगा। तो वहाँ से मेरा रेगुलर हो गया कि चाय ठीक है भाई, डेली का हो गया था। ऐसा नहीं था कि एक दिन कम एक दिन ज़्यादा, मतलब उनका तो फिक्स ही था। बाकी जो पेशेंट थे उनका कभी ऊपर नीचे होता रहता था। जिस दिन हॉस्पिटल में ज़्यादा पेशेंट रहते थे ज़्यादा बिकती थी, नहीं रहते थे नहीं बिकती थी। तो ऐसी चीज़ें चल रही थी। फिर चलते 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 कैसे 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 काम चला। उस समय घींच घाच के किसी तरीके से चला भाई, क्योंकि मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था एट दैट टाइम। मुझे जो समझ में आया वो मैंने किया, ठीक है। उसके बाद उसी में जो है धीरे 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 चीज़ें कर रहा था। तब तक मेरे जो नाना जी थे, मेरे मैं जो जिनकी बात कर रहा था, जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, उन्होंने मुझे, तो मैं उनकी बात कर रहा था। उन्होंने जो है वो ऑनलाइन का काम करते थे, ठीक है। ऑनलाइन का ये फ्लाइट टिकट हो गया, मनी एक्सचेंज हो गया, मनी ट्रांसफ़र, आधार से पैसा निकालना भेजना, करेंसी एक्सचेंज, ठीक है, ये सब काम जो है वो करते थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, देखो करना चाहो तो करो, कर सकते हो तुम। तो फिर मैंने जो चीज़ें हैं वो स्विच करी, क्योंकि मुझे भी चाय में ये मुझे मुझे चाय में दिख रहा था कि भाई देखो, क्योंकि एक तो चीज़ है कि मुझे इतना दौड़ना पड़ रहा था, आधे घंटे चाय बनाओ फिर लेके दौड़ो। मिल कितना रहा है भाई, 20 रुपए, 20 30 रुपए, बस 2 3 पैकेट चाय बनाने पे 20 30 रुपए मिल ही रहे हैं। तो मैं सोच में पड़ गया था कि भाई अगर मैं चाय ही बेचता रह जाऊंगा तो कैसी चीजें काम करेंगी। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने उनसे सजेशन लिया, मैंने उनसे थोड़ी बहुत जानकारी ली, सीख ली कि कैसे कैसे चीज़ें करनी है, कैसे ये चीज़, कैसे ऑनलाइन वाला बिजनेस जो है वो रन होता है, कैसे ये काम करता है। तो फिर जो चीज़ें हैं वो थोड़ी बहुत समझ में आने लगी। बीच में चाय बेचते बेचते एक इंसिडेंट हो गया था मेरे साथ। मैं भाई फुल जोश में आ गया था, मैं बोला यार लाओ चाय बेचेंगे भाई, तगड़ी दुकान बनाएंगे चाय बेच के। तो हुआ क्या कि मैं कुछ वो हो गया, एकदम जोश में आ गया भाई, या चाय ही बेचते हैं भाई, ठीक है बढ़िया से बेचते हैं, दुकान बनाएंगे तगड़ी सी एकदम, ऐसा करके। क्योंकि मैं ऑनलाइन देख रहा था भाई, बहुत सारे जो ये हैं, चाय सुट्टा बार हो गया, और एमबीए चाय वाला था वो तो भाई फिर भी उसका तो खत्म हो गया, लेकिन चाय सुट्टा बार एक सक्सेसफुल चाय ओनर है, या फिर जो भी कह लो। तो उनको देख के मैं इंस्पायर हो गया, ठीक है। और मैं एकदम जोश जोश में भाई चाय बना के लेके चला गया रेलवे स्टेशन पे दौड़ते हुए ठीक है, सुबह सुबह, और वहां ले आके भाई लगा बेचने, ठीक है। तो एक दो लोग खरीदे, और सब लोग मुझे बहुत अजीब तरीके से देख रहे थे, तो मैं इग्नोर मार रहा था उनको। मैं अपना लगा हुआ भाई, मैं चाय देता जा रहा हूँ, देता जा रहा हूँ, बेचता जा रहा हूँ। हाँ, तब तक एक दुकान वाला बुलाता है मुझे, कह रहा बाबू इधर आओगे। मैं गया, मैं बोला क्या हुआ अंकल बताइए। हाँ, कह रहा है ये क्या कर रहे हो। मैं बोला क्या।
कह रहा है कि बाबू तुमको मालूम नहीं है। मैं बोला क्या अंकल? नहीं मुझे तो नहीं कुछ मालूम है, क्या हुआ, कोई बात है क्या? कह रहा है कि यहाँ पे चाय बेचना इलीगल है। यहाँ पे चाय बेचने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, अगर पकड़ा गए पुलिस से तो तुमको फाइन उल्टा देना पड़ जाएगा 2-3 हजार का। मैं बोला अरे बाप रे, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। मैं बोला अरे बाप रे, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। तो फिर मुझे पता चला कि भाई ऐसा भी होता है, स्टेशन पे जो है अपना रजिस्ट्रेशन एफएसएसआई कुछ लेना पड़ता है, कुछ चाय वाय बेचने के लिए। और वहाँ पे कमेटी बनी हुई है पता नहीं कैसी, तो उसके बाद आप वहाँ पे बेच सकते हो। तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, डॉक्यूमेंटेशन ना कुछ भी, ना रजिस्ट्रेशन। अब मुझे पता चला, तब तक उधर से 2 पुलिस वाले आ रहे थे भाई। मैं उनको देख के जो वापस निकला हूँ वहां से, छिप छिपा के जल्दी से भागते हुए, वो मैं ही जानता हूँ। जल्दी जल्दी घर आया। हाँ, घर आया, घर पे बताया भाई ये मम्मी ऐसा ऐसा बात है, हमको मालूम ही नहीं था, हम चले गए चाय बेचने, वहां पे जाके पता चला कि ऐसा ऐसा है, पकड़ा गए होते तो फाइन देना पड़ गया होता, बड़ी समस्या हो जाता। तो मम्मी कह रही है चलो बढ़िया है बच गए। तो फिर मैं लग गया चाय बेचने में, ठीक है। तो दूसरी तरफ मैं थोड़ा थोड़ा सीख भी रहा था ऑनलाइन वाला काम कैसे होता है, क्या होता है, क्या क्या होता है। उसके बाद जो है एक टाइम आया जहाँ पे मुझे लगा, रियलाइजेशन हुई कि देख भाई अमन, अगर ऐसे करेगा ना भाई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फैमिली को लेके चलना। फैमिली तो चाय बेच कर मैक्सिमम मैं दिन भर अगर हाथ पैर मारता ना तो ज्यादा से ज्यादा भाई 200 से 400 500 मैक्सिमम यहाँ पे बन जाता मेरे लोकेशन पे। और कहीं का मैं नहीं बता सकता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे हमारे यहाँ कोई फेमस है बैतालपुर चाय वाला है, तो उसका नाम हो गया है कुल्हड़ चाय से, तो वहाँ पे लोग जो आते हैं, अब उसमें उसने तिगड़म भी लगाई होगी, मान लो एक तो बल्क में माल उठाता होगा तो उसको सस्ता पड़ता होगा रेट। उसके बाद चाय क्वांटिटी में बेचता है तो पड़ता वगैरह पड़ता होगा, अच्छा ठीक ठाक प्रॉफिट बना लेता होगा, 1000 2000 3000 रोज का। लेकिन यहाँ पे कंडीशन अलग थी, यहाँ पे जो मार्केट है वो बस मेरे सामने एक वही हॉस्पिटल था और अगल बगल एक दो दुकानें थी, और उसके अलावा इस रोड में जिधर मेरी घर है उधर ज्यादा कुछ है भी नहीं। तो यही था। तो यही एक छोटा सा मेरा जो है वो मार्केट था जहाँ पे मैं अपना चाय बेचा करता था। तो मुझे लगा कि भाई अब तो गड़बड़ हो जाएगी, लिमिटेड जगह है और कभी सेल हो रही है नहीं हो रही है, ऐसे करूंगा तब तो भाई गड़बड़ हो जाएगा, कभी जरूरत लग गया पैसों का तो बहुत सीन हो जाएगा। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि बंद करना पड़ेगा ये भी, और ऑनलाइन वाला जो है उस पर शिफ्ट करना पड़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे चाय वाला काम जो है, पहले तो मैं कम किया जाना अंदर, फिर मैं धीरे धीरे जो बड़े बड़े वो जो मैडम सर लोग थे उन लोग को चाय देना बंद किया। पहले उन लोगों को बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है, मैं अपनी दुकान ये ऑनलाइन वाले पे शिफ्ट कर रहा हूँ तो मैं आपसे चाय नहीं लाऊंगा। उन्होंने मुझसे काफी बार बोला कि क्यों बंद कर रहे हो, अच्छा तो चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, इतना अच्छा चाय बनाते हो, क्यों दुकान बंद कर रहे हो, बेचो, चलेगा, अच्छा चलेगा। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था पर्सनली, मुझे नहीं सूट, मुझे पसंद नहीं आ रहा था भाई। मैंने बेच लिया था चाय जितना बेच रहा था मुझे, पर मुझे अंदर से वो फील नहीं आ रही थी, मजा नहीं आ रहा था। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि ठीक है मैं नहीं बेचूंगा चाय। और उसके बाद मैं जाना बंद कर दिया अगले दिन से। फिर मैंने जो है अपनी दुकान खोली ऑनलाइन की, अमन टूर एंड ट्रेवल्स के नाम से। और यहाँ पे मैं फ्लाइट टिकट बुक करता हूँ, ट्रेन टिकट, बस टिकट, मनी एक्सचेंज, मनी ट्रांसफर, कैश विड्रॉ, आधार भुगतान, आधार कैश डिपॉजिट, ठीक है, करेंसी एक्सचेंज, ये सब चीजें होती हैं यहाँ पे। तो ये चीजें मैं करने लगा, ऑनलाइन वाला बेसिकली सारा काम मैं करने लगा, ठीक है। तो धीरे धीरे दुकान खुली, धीरे धीरे लोग जानने लगे, थोड़ा बहुत एडवर्टीजमेंट करा मैंने, पोस्टर्स लगाए, दुकान में पोस्टर लगाए और बाहर लगाए। और अभी आप देख पा रहे हो कि मेरे दुकान में जो मेरे पीछे थोड़े बहुत रेक्स हैं उसमें अभी भी पेंट के डब्बे हैं, कुछ चीजें मेरे पीछे है जैसा आप देख पा रहे हो। एक प्रॉपर ऑनलाइन की दुकान जैसा नहीं दिख रहा है। इसका रीजन है भाई, मेरे पास इस समय में कैपिटल उतना नहीं है कि मैं अपने दुकान को जो है वो डेकोरेट कर सकूं, उसको मेंटेन कर सकूं प्रॉपर, उसमें फर्निशिंग, सीलिंग वगैरह, फॉर सीलिंग, टाइल्स, पेंट सब अच्छे से कर सकूं। पेंट तो खैर वो तो है, बट बाकी जो चीजें अदर चीजें हैं, लाइट लाइट हो गया, और जो ओवरऑल जो दुकान होता है प्रॉपर ऑनलाइन ट्रेवल्स वाली दुकान बनाने के लिए मुझे चाहिए थोड़ी बहुत पूंजी, तो जो कि मेरे पास इस समय में नहीं है। हाँ इन फ्यूचर धीरे धीरे हो जाएगी तो हम बिल्ड कर लेंगे। तो जैसे जैसे धीरे धीरे कैपिटल इकट्ठा होता जाएगा, मैं डेकोरेशन वगैरह कराऊंगा और इसको प्रॉपर ट्रेवल्स वाली दुकान में कन्वर्ट किया जाएगा। हालांकि अभी भी मुझे जो है पैसे देने हैं, तो वो पैसे खत्म नहीं हुए हैं, वो जो पार्टी से लिया था हमने उसको पैसे वापस देने ही हैं।
लगभग 30 लाख अराउंड मेरे ही है। तो यही सब फिलहाल में चल रहा है। और मुझे भाई पर्सनली मुझे घूमने का बहुत शौक है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यू आर माई सब्सक्राइबर, यू करा है क्योंकि यू जेन्युइनली वांट्स टू सी मी। आप मेरी लाइफ को देखना चाहते हो कि क्या चल रहा है, कैसे मैं क्या चीज़ें कर रहा हूँ, कैसे मैं चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ, क्या क्या मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, कैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्या मैं स्टेप्स ले रहा हूँ, कैसे चीज़ें हैंडल कर रहा हूँ। तो आप जेन्युइनली मेरी स्टोरी देखना चाहते हो, तो इसलिए आप मुझे फॉलो या फिर सब्सक्राइब किए हो। तो मैं आपसे क्यों झूठ बोलूं भाई, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि किसी से देखो सच्चाई किसी से छिपने वाली नहीं है, आज नहीं तो कल लोगों को जानना ही है। तो आप जान के देखो ना मुझे, आप जान लो पहले कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरी सिचुएशन क्या है, मैं क्या क्या हो चुका है मेरे साथ, करंट अपडेट क्या है, फ्यूचर में क्या होगा। तो जब आप मुझे अच्छे से जान जाओगे कि अमन है कौन, अमन कहाँ का है, कौन है, इसकी लाइफ स्टोरी क्या है, तो आप मुझे अच्छे से समझ पाओगे। इसीलिए मैं चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप मुझसे जुड़ो और हम साथ में आगे बढ़ सकें। ठीक है। अभी फिलहाल तो देखो मैं शॉप पे ही रहता हूँ दिन भर, तो कंटेंट जो है वो कम ही डाल पाता हूँ। कि सैटरडे सैटरडे को चैनल पे वीडियोस आया करेगा। आई होप कि आप मेरी स्टोरी को सुनने के बाद स्टोरी काफ़ी आपको पसंद आई होगी, रिलेट किए होंगे, और मुझे सब्सक्राइब करेंगे और मेरे साथ जुड़ेंगे। मैं अपनी बात आपके सामने खुल के रख दिया भाई, देखो छुपाने से कुछ होने वाला है नहीं। सो देखो भाई, जो 100% रियलिटी थी, जो सच था, वो मैं आपके साथ शेयर कर दिया हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब करोगे और मेरे साथ जुड़ोगे और मेरे साथ जर्नी को कंटिन्यू करोगे। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, और आपको अगर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार वीडियो देख रहे हो और ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हो, तो जितना भी चीज़ें मैंने आपको बताया मेरे बारे में, वो सब कुछ सच है। और आप मेरे चैनल के पास्ट वीडियोस में जा करके देख सकते हो कि वहाँ पे पीछे जो भी है टॉफी नमकीन बिस्किट सब टंगा हुआ है। तो एज यूजुअल जो भी 100% रियलिटी है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। एंड होप करता हूँ कि आप सपोर्ट करोगे, सब्सक्राइब करोगे और मेरे साथ आगे बढ़ोगे। थैंक यू।